हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्स मतलब होता है बच्चों आउट, क्रीशन का मतलब होता है फ्लो, मतलब आउटफ्लो, शरीर के बाहर चीजों को निकालना। शरीर के बाहर कौन सी चीजें निकालने की जरूरत है? जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं। अगर वो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होते जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। जो चीजें हम रोज भोजन के रूप में, चाहे दवा के रूप में, या नशे की जो चीजें हैं, एल्कोहल है, टोबैको है, ड्रग्स हैं, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो अंदर हमारे शरीर के अंदर जा करके जब मेटाबोलाइज होते हैं तो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, हमारे शरीर के लिए वो टॉक्सिक हैं। तो उनको हमारा शरीर रोज का रोज हमारे शरीर से बाहर निकालता रहता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक प्रोडक्ट को शरीर के बाहर निकलने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब हम लोग ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं कि जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक हैं या वेस्ट हैं। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसमें सबसे पहला नाम आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, जिसका एग्जाम्पल है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। पहले तो सारे मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं, उनके एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम उनके सोर्स भी बताएंगे कि वो किस चीज के मेटाबॉलिज्म से वो प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा और कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं? एक्सेस साल्ट, या आयंस, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फास्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन। तो ये इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो अगर एक्सेस क्वांटिटी में हमारे शरीर के अंदर हैं तो उनको भी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट। चौथा है एक्सेस विटामिन्स, स्पेशली वाटर सलुबल विटामिन्स। एक्सेस वाटर सलुबल विटामिन्स। बच्चों, विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरी में उनको डिवाइड कर सकते हैं। वो जो वाटर में सलुबल हैं और वो जो वाटर में इनसलुबल हैं, जिनको फैट सलुबल विटामिन्स बोला जाता है। तो वाटर सलुबल विटामिन्स जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं, विटामिन बी सारे के सारे, और विटामिन सी, ये दोनों ही वाटर सलुबल विटामिन्स हैं। और फैट सलुबल विटामिन्स कौन कौन है? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फैट सलुबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के, ADEN, के, ये चारों फैट सलुबल विटामिन हैं। तो
जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो अगर एक्सेस में अगर हम उनको इनटेक करते हैं तो वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल सकते। यूरिन के थ्रू वही चीजें बाहर निकलेंगी जो वाटर सोलुबल होंगी। तो वाटर सोलुबल विटामिन्स अगर हम एक्सेस में भी इनटेक कर लिए तो जितना जरूरत है हमारे शरीर को वो तो हमारा शरीर उसको इस्तेमाल कर लेता है, और जो एक्सेस है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर फैट सोलुबल विटामिन्स अगर हम लोग एक्सेस में इनटेक करते हैं तो वो हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है, और हाइपर विटामिनोसिस एक कंडीशन है, हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन का एक्सेस हो जाना, जो कि हार्मफुल कंडीशन है। वो फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे हार्म जो है हमको पहुंचाती है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, एन, के, ये कभी एक्सेस में हमको इनटेक नहीं करना चाहिए। पांचवा एग्जाम्पल है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, अब हम इनका सोर्स जानते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जो मेजर सोर्स है, वाटर तो हम इंजेस्ट भी करते हैं, जो पीते हैं वो भी, और इसके अलावा जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से क्या बनता है? एनर्जी, और साथ में वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ये फेफड़ा, इसको जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। किससे निकलती है? फेफड़े से। और वाटर का जो एक्सक्रीशन है बेसिकली ये स्किन से भी होता है, जो स्वेटिंग होती है उसके थ्रू स्किन से भी वाटर एक्सक्रीट हो जाता है, और किडनी के थ्रू भी, यूरिन के थ्रू, और रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाटर वेपर के रूप में भी वाटर का लॉस होता है। इसके अलावा जो एक्सेस वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं और साल्ट और आयंस और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये स्पेशली ये तीनों ही किडनी के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, थ्रू यूरिन। इसके अलावा बाइल पिगमेंट के एक्सक्रीशन में मेजर रोल किसका है? लीवर का। अभी इसको डिटेल में भी बताएंगे। लीवर का और इंटेस्टाइन भी इसमें रोल अदा करती हैं, और किडनी भी। तो किडनी, इंटेस्टाइन और लीवर, ये तीनों बाइल पिगमेंट के एक्सक्रीशन में तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। अब आते हैं अलग अलग इनका सोर्सेज क्या है, कैसे ये एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, हमारे शरीर में कैसे बनते हैं। सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया और यूरिया। इनका जो मेजर सोर्स है वो प्रोटीन है। जो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, जो भी प्रोटीन के रूप में हम लोग फूड मटेरियल्स जो लोग हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो प्रोटीन के डाइजेशन के उपरांत ये दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा जो डेड बॉडी सेल्स हैं, जो डेड टिश्यूज हैं, वो सब लीवर में आ जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? डेड टिश्यू रिमेन्स, वो लीवर में आते हैं, और उसमें भी प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन भी
जब ब्रेकडाउन होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो भी अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन होगा। और जो प्रोटीन का डाइजेशन जब होता है उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं उनका लास्ट प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। जो फैटी चीजें, फैट या ऑयल जो हम लोग इनटेक करते हैं उनका डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो अमीनो एसिड है, जब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, हमने प्रोटीन को इनटेक किया और वो जब हमारे आंतों में, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? अमीनो एसिड। तो जो एक्सेस अमीनो एसिड है, जो एक्सेस अमीनो एसिड है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, हमारा बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकता। तो वो जितना भी एक्सेस अमीनो एसिड है वो हमारा लिवर उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में या तो यूरिया में। तो ग्लूकोज तो यूजेबल फॉर्म है, ये तो हमारा शरीर या तो यूज कर लेगा और या तो स्टोर कर लेगा। लेकिन यूरिया क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसको हमारा शरीर एक्यूमुलेट नहीं होने देता। ये यूरिया किडनी के थ्रू यूरिन में बाहर निकल जाता है। तो जो एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं वो भी यूरिया का सोर्स है, और जो डेड टिश्यू रिमेन्स है उनका भी जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? यूरिया और अमोनिया। तो ये यूरिया और अमोनिया दोनों ही कहां बन रहे हैं? लिवर में। ये सारी चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। इसके बाद अगला जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये किसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है? प्यूरिन्स का। प्यूरिन का सोर्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड। प्यूरिन का क्या सोर्स है? न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीएनए के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में पाया जाता है? डीएनए में। जेनेटिक मटेरियल ही वो सोर्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हम लोगों का जो कैरेक्टर्स है, जो हम लोगों का, जैसे हम लोगों का कलर है, हम लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है, हम लोगों का जो बिहेवियर है, वो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे फादर और मदर से बच्चों में जो एक्सप्रेशंस और हर चीजें जो मिलती जुलती, जो पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चों में चली जाती हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं? यही डीएनए के थ्रू। तो सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां पर है? डीएनए में। और ये जो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। इसका जो यूनिट है क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? ये तीन चीजों से मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस जो बेस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। तो जो प्यूरिन बेसेज हैं उनके एग्जाम्पल हैं एडिनिन,
एंड गुआनिन। और पिरिमिडीन जो बेसेज हैं इनके एग्जाम्पल हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। जिसमें से ये जो प्यूरिन बेसेज हैं एडेनिन और गुआनिन, इनका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड। तो इन प्यूरिन का जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड। तो अगर यूरिक एसिड की क्या खासियत है बच्चों, जैसे 3 हमने इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजनस बेस्ड बताए, जिसमें से अमोनिया है और यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो यही क्रम है बच्चों कि सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है, अमोनिया, इसके बाद यूरिया, और सबसे कम हार्मफुल है यूरिक एसिड। पॉइजनस, सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन है, अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ये सबसे ज्यादा पॉइजनस है, इसीलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, सबसे कम वाटर की जरूरत यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के को बाहर निकालने के लिए सबसे कम वाटर की जरूरत होती है। तो जहां वाटर कंजर्वेशन की बात आती है वहां मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन हो जाता है, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड ये बहुत कम वाटर सलूबल है, क्या है, लेस वाटर सलूबल। यूरिक एसिड लेस वाटर सलूबल है। तो इससे दिक्कत कहां आती है, दिक्कत ये आती है बच्चों कि अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होगी, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा जब ज्यादा होगी तो वो क्रिस्टलाइज होने लगता है। क्या होने लगता है, क्रिस्टलाइज, मतलब क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। और वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे ज्वाइंट्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। जो क्रिस्टल्स है कहां एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ज्वाइंट्स में। और दूसरा, वो जो क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के, जो क्रिस्टल्स हैं, अगर उनको कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट का साथ मिला, कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट का अगर साथ मिल गया तो यही किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे पथरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप सुनते होंगे कि इसको किडनी में स्टोन हो गया, यूरेटर में स्टोन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो उनका सोर्स क्या है, यही यूरिक एसिड के क्रिस्टल और कैल्शियम ऑक्सलेट, ये दोनों साथ में मिलकर के पथरी का रूप ले लेते हैं। तो यूरिक एसिड, हमको अपना ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम रखना बहुत जरूरी है अगर इन दोनों प्रकार की प्रॉब्लम से बचना है। तो ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो जॉइंट में जो इकट्ठा हो जा रहे हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गाउट। उसको बच्चों गाउटी आर्थराइटिस भी बोल सकते हैं। क्या, गाउटी आर्थराइटिस। जब वो जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पे पेन और इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, गाउटी आर्थराइटिस। जो आर्थराइटिस है, स्पेशली 3 कॉमन आर्थराइटिस है जिसको सबको जानकारी होनी चाहिए। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और गाउटी आर्थराइटिस, यानी कि गाउट। ये 3 कॉमन आर्थराइटिस है, जॉइंट्स की जो है प्रॉब्लम्स हैं। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का प्रॉब्लम, जॉइंट्स, जोड़, हड्डियों के जो जोड़ हैं उनकी, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें पेन जब होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। ये 3 कॉमन आर्थराइटिस है। ये ऑस्टियो जो आर्थराइटिस है एज रिलेटेड है,
ये बुढ़ापे का आर्थराइटिस है, एज रिलेटेड। एक उम्र के बाद ओल्ड एज में जो बड़े ज्वाइंट्स हैं, जो मेजर ज्वाइंट्स हैं, जैसे हिप ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ये जो बड़े ज्वाइंट्स हैं, बड़े ज्वाइंट्स, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बच्चों छोटे ज्वाइंट, फिंगर के ज्वाइंट, किसके? फिंगर के ज्वाइंट, जैसे कार्पल मेटाकार्पल, तो या टार्सल मेटाटार्सल, जो फिंगर के ज्वाइंट हैं वो जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। और गाउटी, जो गाउट होता है, उसमें जो मोस्ट कॉमन ज्वाइंट है जो इन्वॉल्व होता है वो ग्रेट टो, पैर का अंगूठा। तो अगर किसी के पैर के अंगूठे में पेन हो, सूजन आ जाए, तो हमको समझ जाना चाहिए कि कौन सा आर्थराइटिस उसको है? गाउटी आर्थराइटिस। गाउट है यानी कि उसका संबंध किससे है? यूरिक एसिड से है। तो अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम पैदा करते हैं? गाउटी आर्थराइटिस। और अगर वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का साथ पा जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम पैदा करते हैं? पथरी का, किडनी स्टोन, रीनल स्टोन का। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से ऐसे भोजन हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन या यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में ज्यादा ना होने पाए। अगर हमको आर्थराइटिस से बचना है या जो है हमको पथरी से बचना है तो हमको यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को घटाना जरूरी है। तो हम वो चीजें बताने वाले हैं कि जिनको हमको अवॉइड करना है, जो हाई प्यूरिन जिसमें लेवल होता है, जो कि यह ज्यादा यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, उससे हमको बचना है। तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन increased by uric acid production increased by, सबसे पहला है एल्कोहल, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल। एल्कोहल बच्चों हाई प्यूरिन रिच होता है, तो इसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जो लोग एल्कोहल को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और ऐसे लोगों को पथरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गाउट आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमको एल्कोहल से अपने को बचाना है। इसके अलावा टेकिंग टू मच सोडा, टेकिंग या ड्रिंकिंग टू मच सोडा, सोडा एंड टू मच फूड that contains सुक्रोज, या कह सकते हैं कि that contains too much fructose। तो फ्रक्टोज किस में ज्यादा मिलता है? तो उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है टेबल शुगर यानी कि सुक्रोज, चीनी। जो रोजमर्रा में जो हम लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं, शुगर इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रक्टोज शुगर है। इसके अलावा हनी, कैंडी या जो जूस है, फ्रूट जूस है, तो इनमें फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो अगर हम ज्यादा फ्रक्टोज रिच फूड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं या ज्यादा सोडा अगर हम पी रहे हैं तो वो भी प्यूरिन
उसमें भी प्यूरिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वो भी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाएगा। इसके अलावा ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसके अलावा जो प्यूरिन रिच डाइट्स हैं, प्यूरिन रिच फूड जैसे कि सेलफिश, लीवर, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, एल्कोहल भी उसमें से एक है, तो ये प्यूरिन रिच फूड कहलाते हैं। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन रिच सोर्सेज, प्रोटीन रिच सोर्सेज जैसे सोयाबीन, पनीर, दाल, स्पेशली मूंग दाल, ये भी हाई प्यूरिन रिच डाइट हैं जो कि यूरिक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी की जो बीमारियां हैं वो भी चूंकि प्यूरिन जो यूरिक एसिड है उसको बाहर नहीं निकाल पाती, ऐसे भी केस में यूरिक जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं, या तो पथरी बना देते हैं या तो गाउट पैदा करते हैं। या डायूरेटिक्स, जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको अक्सर डायूरेटिक्स यूज करना पड़ता है ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए। तो डायूरेटिक्स भी, अगर हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं तो वो भी एक कॉमन वजह बनता है कि यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उनके अंदर भी पथरी के चांसेस हाई होते हैं और गाउट के भी चांसेस हाई होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कि जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अब हम लोग ऐसे एग्जांपल्स पे आते हैं कि जिनमें प्यूरिन का लेवल कम होता है, जिसको कंज्यूम करके हम यूरिक एसिड प्रोडक्शन को घटा सकते हैं। तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज्ड बाय, यूरिक एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज्ड बाय, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है ड्रिंकिंग मोर वाटर, ड्रिंकिंग मोर वाटर। अगर हम डेली 8 से 10 ग्लास वाटर अगर हम पी रहे हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि हमारे जो यूरिन का पीएच है, पीएच ऑफ यूरिन, वो 6.3 से 6.8 के बीच में मेंटेन रहता है। और ये वो पीएच है यूरिन का जिसमें कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते। तो ये पीएच अगर मेंटेन है यूरिन का तो ये क्रिस्टलाइजेशन को नहीं होने देता, क्रिस्टलाइजेशन को नहीं होने देता। तो सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि हमको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा लेमन वाटर, नींबू पानी, या इसको लेमन जूस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। तो लेमन वाटर भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर हमको यूरिक एसिड प्रोडक्शन को घटाना है। तीसरा विटामिन सी, या जो है जिसमें ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, साइट्रस फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, चेरी, ऑरेंजेस, लेमन, ये जो फ्रूट्स हैं इनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। ये भी यूरिक एसिड प्रोडक्शन को घटाते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
और क्यूकम्बर, पंपकिन, ये भी पीएच को लो रखते हैं। इसके अलावा टोमेटो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हम सलाद में टोमेटो का इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, गाजर का इस्तेमाल करते हैं, कैरेट, तो ये भी यूरिक एसिड प्रोडक्शन को घटाता है। ओनियन, गार्लिक, प्याज और लहसुन, ये भी यूरिक एसिड प्रोडक्शन को घटाता है। इसके अलावा जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे फूड्स जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे आलू, पोटैटो, राइस, ब्रेड, पास्ता, इन सब का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका मतलब है कि ऐसे भोजन जिनको इंजेस्ट करते ही बहुत जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और जल्दी ही उनका ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, और जो बहुत जल्दी ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ा दें, ऐसे फूड्स को क्या बोला जाता है कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड आइटम्स हैं वो भी यूरिक एसिड प्रोडक्शन को घटाते हैं। इसके अलावा टी या कॉफी, ये भी यूरिक एसिड प्रोडक्शन को घटाता है। और जैसे लो फैट डाइट या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट डेयरी दूध वाले आइटम्स, और जो नट्स हैं, पीनट्स, मूंगफली, एग, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि अगर हम इन सब चीजों को अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन घटेगा और पथरी होने के चांसेस कम होंगे और गाउट होने के चांसेस कम होंगे। अब अगला जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो है क्रिएटिनिन। क्या है? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का क्या सोर्स है? क्रिएटिनिन का जो सोर्स है वो है मसल क्रिएटिन। मसल क्रिएटिन के ब्रेक डाउन होने से क्या बनता है? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन बच्चों, जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, एक इंडिकेटर है कि हमारा किडनी कितना अच्छे से फंक्शन कर रहा है। जब कभी रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी या किडनी फंक्शन टेस्ट अगर हम लोगों को देखना होता है कि किडनी कितने अच्छे से फंक्शन कर रही है, तो ब्लड यूरिया लेवल और सीरम क्रिएटिनिन लेवल, इन दोनों का लेवल ब्लड में चेक करके हम जान सकते हैं। क्योंकि अगर किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है तो इनका जो ब्लड में लेवल है वो कम होगा, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर ये इनका ब्लड में लेवल अपने नॉर्मल रेंज से हाई हो गया है, इसका मतलब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। तो क्रिएटिनिन का जो सीरम क्रिएटिनिन जो लेवल है उसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये 4 नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। कौन कौन? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। जिसमें से अमोनिया और यूरिया ये तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बन रहे हैं, और यूरिक एसिड किससे बन रहा है? न्यूक्लिक एसिड यानी कि प्यूरिन के ब्रेकडाउन से बन रहा है। और क्रिएटिनिन किससे बन रहा है? मसल क्रिएटिनिन, जो मांसपेशियों में क्रिएटिन है उसके ब्रेकडाउन से बन रहा है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के बाद अगला जो एग्जाम्पल है, जो कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट है उस पर आते हैं, वो है बाइल पिगमेंट।
बाइल पिगमेंट। तो जो बाइल क्या है, बाइल जो बाइल जूस इसको बोल सकते हैं या बाइल बोल सकते हैं, इसका प्रोडक्शन कहां पे होता है, लीवर से। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल का इंपॉर्टेंस क्या है, बाइल हमारे फैट और ऑयल के डाइजेशन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, फैट और ऑयल के डाइजेशन में। होता क्या है बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनका जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया और प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो एसिड हो गया, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दोनों के जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। क्या है, वाटर सॉल्युबल हैं। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों भी वाटर सॉल्युबल है। तो जो वाटर सॉल्युबल जो चीजें हैं, जो भोजन के वो चीजें कंपोनेंट्स जो वाटर सॉल्युबल हैं, उन्हीं पर जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो हमारे शरीर में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो केवल वाटर सॉल्युबल फूड कंपोनेंट पर ही वर्क कर पाते हैं और वही चीजें ही हमारे ब्लड में एंट्री कर पाती हैं, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जहां शरीर के जिस पार्ट में उनका उपयोग होना है वहां पहुंच सकें और उनका जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो और एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। लेकिन जो फैट और ऑयल है ये तो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। प्रॉब्लम इनके डाइजेशन में आती है कि ये तो फैट सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, इनका डाइजेशन कैसे होगा। तो वहां पे रोल आता है बाइल का। अगर बाइल ना हो तो मैक्सिमम जो फैट है अनडाइजेस्टेड ही वो स्टूल में निकल जाएगा, उसका हमारा शरीर उपयोग नहीं कर पाएगा। तो फैट के डाइजेशन के लिए, ऑयल के डाइजेशन के लिए लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल। बाइल के बच्चों दो कंपोनेंट्स हैं, बाइल के दो कंपोनेंट्स हैं, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि पिगमेंट, पिगमेंट क्या करेगा, पिगमेंट क्या करता है, कलर देता है। क्या करता है, कलर देता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसके कलर हैं। दो कॉमन जो बाइल पिगमेंट है वो क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्दिन। बिलीरुबिन का जो कलर है येलो कलर है और बिलीवर्दिन का जो कलर है वो ग्रीन कलर है। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बाइल का क्या कलर हो जाएगा। ये जो बाइल पिगमेंट है ये तीन चीजों को कलर देते हैं। किसको किसको, बाइल को, बाइल इटसेल्फ को, स्टूल को और यूरिन को। तो यूरिन का जो कलर है, स्टूल यानी कि फीसेस, जो स्टूल का कलर है और जो बाइल जूस का जो कलर है, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बाइल पिगमेंट यानी कि बिलीरुबिन और बिलीवर्दिन। तो बाइल जूस का जो कलर होता है वो चूंकि उसमें दोनों है, बिलीरुबिन भी है बिलीवर्दिन है, तो उसका जो कलर क्या हो गया, येलो ग्रीन। इसको भी अभी हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से जो बाइल पिगमेंट है उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे वो इन तीनों को कलर देता है। बाइल साल्ट के बारे में उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। बाइल साल्ट, बाइल साल्ट के पहले कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं।
टारोकोलिक एसिड, क्या, टारोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड और टारो और कोलिक एसिड के बीच में चीनो डीऑक्सी अगर लगा दें, यानी कि टारो चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, और वैसे ही ग्लाइकोकोलिक एसिड के बीच में अगर चीनो डीऑक्सी ऐड कर दें, यानी कि ग्लाइको चीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, तो ये तो एसिड है। जब इनका बेस सोडियम के साथ जब इसको कंबाइन कर दिया जाता तो साल्ट बन जाता है। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं बाइल साल्ट के। बाइल साल्ट का जो मेन काम है बच्चों, वो है फैट का डाइजेशन करना। क्या है? फैट का डाइजेशन करना। तो बाइल में तो दोनों है, बाइल पिगमेंट भी है और बाइल साल्ट भी है। तो बाइल साल्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, डाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल है, इसको वाटर सोल्यूबल बनाता है और इस तरीके से डाइजेशन और फिर उनके एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। बाइल साल्ट, इसको डिटेल में समझा जाएगा जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे। अभी बस इतना समझना है कि बाइल साल्ट का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए होता है? डाइजेशन ऑफ फैट और ऑयल। और बाइल जो पिगमेंट है, ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? वेस्ट, इनका कोई उपयोग नहीं है। तो इनको हमारे शरीर के बाहर निकलना, इनका एक्सक्रीशन होना जरूरी है। तो इनका एक्सक्रीशन जो है लीवर के थ्रू और स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू होता है। और चूंकि ये पिगमेंट है तो ये उनको कलर भी दे देते हैं। तो जो स्टूल का कलर है, यूरिन का कलर है, बाइल जूस का कलर है, वो किसकी वजह से होता है? वो बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। अब थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है कि ये जो बाइल साल्ट का सोर्स क्या है, बाइल साल्ट बनते कहां से हैं। तो इनका जो सोर्स है, बाइल साल्ट का जो सोर्स है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइल साल्ट कहां से बनता है? कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन से। जब कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? बाइल साल्ट। और बाइल पिगमेंट का क्या सोर्स है? बाइल पिगमेंट ये हीम के मेटाबॉलिज्म से बनता है। किसके? हीम। हीम कहां से आता है? ये हीमोग्लोबिन से आता है। हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उस 2 पार्ट में टूट जाता है, ग्लोबिन और हीम। तो जो हीम वाला पार्ट है, आयरन वाला जो पार्ट है, जिसमें आयरन है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके बनने के लिए? बाइल पिगमेंट के लिए। इसको भी अभी डिटेल में देखेंगे कि बाइल पिगमेंट कैसे बनता, पूरा उसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के टूटने से बनता है बाइल साल्ट, और हीमोग्लोबिन कहां से आता है? आरबीसी के टूटने से। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से, आरबीसी के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? बाइल पिगमेंट। कोलेस्ट्रॉल के टूटने से बाइल साल्ट और आरबीसी के टूटने से बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट बेस्ड मटेरियल है और बाइल साल्ट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उसी के द्वारा ही फैट और ऑयल का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन संभव हो पाता है। एक और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम सोच रहे हैं इसी समय बता दें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो है ना बढ़े, या जिनका बढ़ा हुआ है वो अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही सरल तरीका है
जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा सकते हैं और जो है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। वो क्या है कि जो फाइबर रिच फूड सोर्सेज हैं, क्या फाइबर रिच, फाइबर भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, फाइबर दो प्रकार के होते हैं। एक वो फाइबर जो वाटर सलूबल है, क्या है, वाटर सलूबल है, वाटर सलूबल, और एक वाटर इनसलूबल, वाटर इनसलूबल। तो वाटर सलूबल जो फाइबर हैं वो उनके एग्जांपल्स क्या है, सबसे कॉमन जो वाटर सलूबल या सलूबल फाइबर जिनको बोल सकते हैं, सलूबल फाइबर का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है फ्रूट्स हैं, क्या है, फ्रूट्स हैं, स्पेशली एप्पल। अगर हम एप्पल को या फ्रूट को अगर हम 45 या मिनट्स या 1 आवर, 45 to 1 आवर बिफोर आवर ब्रेकफास्ट या लंच, नाइट में तो हम लोग को फ्रूट्स खाना ही नहीं चाहिए, तो ब्रेकफास्ट या लंच के अगर 1 घंटा पहले या 45 मिनट पहले अगर हम एप्पल को इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारे जब वो आंतों में पहुंचता है, जब वो हमारे आंतों में पहुंचता है तो वो जेली में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जेली की प्रॉपर्टी है वो चीजों को होल्ड कर लेती, चिपका लेती है, तो वो बाइल को क्या करती है, होल्ड कर लेती है, बाइल को होल्ड कर लेती है, पकड़ के रखती है। और उससे अब 1 घंटे बाद या 45 मिनट बाद, एप्पल के खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जैसे ही हम भोजन करते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें जब फैट हमारे आंतों में जैसे ही पहुंचता है, तो चूंकि बाइल की यहाँ पे शॉर्टेज हो चुकी है, तो ब्रेन को मैसेज आता है कि बाइल चाहिए। तो अब फ्रेश बाइल जब बनाना होगा तो लीवर को मैसेज आता है, तो वो फ्रेश बाइल किससे बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ करके। तो अब एक कोलेस्ट्रॉल को तोड़ करके फ्रेश बाइल बना देता है और उस बाइल को फिर डाइजेशन के लिए हमारे इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो इस तरीके से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड में वो घट जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अगर सलूबल फाइबर्स को डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर इंक्रीज होगा हमारे ब्लड लेवल में तो वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, हमने बताया था कि वो ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। और ब्लड प्रेशर जब हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाएगा और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे, तो उससे उसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां या स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, जो पैरालिसिस का अटैक, ये सब प्रॉब्लम होने का डर रहता है, ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल घटा करके हम हार्ट और ब्रेन की इस जो सीरियस प्रॉब्लम से हम अपने को बचा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बाइल पिगमेंट पे, जो कि हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे शरीर को उसका कोई यूज नहीं है, उसको हमको एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है। तो उसके बारे में डिटेल में समझते हैं
कि बाइल पिगमेंट का पूरा मेटाबॉलिज्म तो ये इसकी शुरुआत होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसमें लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो ये तीनों ही इन्वॉल्व है। जो मैक्रोफेजेस हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करती हैं कि जो सेनेसेंट, जो जिनकी उम्र खत्म हो गई है आरबीसी की, सेनेसेंट आरबीसीज, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है 120 डेज। लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसी की 120 डेज। तो जो जिनका पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका है 120 डेज से बियॉन्ड जो आरबीसीज हैं उनको क्या बोला जाता है सेनेसेंट आरबीसीज। तो अब आरबीसीज का तो कोई काम है नहीं, तो वो जो जब ये डेड हो जाएंगी तो डेड आरबीसीज अगर हमारे बॉडी में पड़ी रहेंगे तो भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनको मैक्रोफेज क्या करते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, मैक्रोफेज उनको तोड़ देते हैं। तो जब आरबीसी को तोड़ देंगे तो जो हीमोग्लोबिन उससे निकलेगा, तो हीमोग्लोबिन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वो ग्लोबिन और हीम में तोड़ देता है। तो जो हीम है, हीम जो पार्ट है ये यही रिस्पॉन्सिबल है बिलीवर्दिन बनाने के लिए। बिलीवर्दिन ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन। क्या है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन। ये इसका बहुत शार्ट रोल है। इसका काम केवल क्या है कि ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट हो गया बिलिरुबिन में, और ये बिलिरुबिन ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता रहता है। तो ये बिलिरुबिन जो है ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बाद किसका काम आ गया ब्लड का, ब्लड सर्कुलेशन। तो अब ये बिलिरुबिन, ये जो बिलिरुबिन बना है बिलीवर्दिन से, ये अनकंजुगेटेड है। कैसा है अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड का सिंपल सा मीनिंग है कि वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। तो जो वाटर इनसॉल्युबल जो भी चीजें हैं अभी मैंने बताया कि वो जो है किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट यूरिन में नहीं हो सकती क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है। तो इनको तो वाटर सॉल्युबल बनाना हमारी मजबूरी है ताकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सके। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, यहीं पे एक और कंडीशन बता दें कि जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें बिलिरुबिन लेवल, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल अगर हाई हो जाता है, बिलिरुबिन लेवल हाई होने को क्लिनिकली क्या बोलते हैं जॉन्डिस, पीलिया कहते हैं बच्चों ना कि इनको पीलिया हो गया है। तो जॉन्डिस या पीलिया का मतलब है कि ऐसे लोगों में क्या रेज कर गया है बिलिरुबिन लेवल, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, यानी कि ब्लड में बिलिरुबिन लेवल हाई हो गया है। तो अगर जो इन्फेंट्स हैं या न्यू बॉर्न बेबीज हैं, अगर उनमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई हो जाता है, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है, तो ब्लड में सर्कुलेट होते हुए वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। और बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबी का जो ब्रेन है बहुत ही सेंसिटिव होता है क्योंकि वो अभी डेवलपिंग फेज में होता है, पूर्ण रूप से वो मैच्योर नहीं हुआ रहता है। तो
उस ब्रेन के लिए, ऐसे बच्चों के ब्रेन के लिए ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ही टॉक्सिक होता है, और जो कंडीशन पैदा होती है उसको क्लिनिकली क्या बोलते हैं, कर्निक्टेरस। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, कर्निक्टेरस। चूंकि ये ब्रेन के लिए टॉक्सिक है, तो जो टॉक्सिसिटी इसकी वजह से ब्रेन को हो जाती है, टॉक्सिसिटी टू ब्रेन ये काज कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, कर्निक्टेरस। तो ऐसे बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट ही प्रभावित हो जाता है, उनमें डिलेड माइलस्टोन्स जो है की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा उनका जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट और अदर डेवलपमेंट भी डिले हो जाता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम्स ये पैदा कर देता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कर्निक्टेरस। अब ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये एक प्रोटीन एल्बुमिन के सहारे, जब एल्बुमिन का साथ पा करके, एल्बुमिन यहां कैरियर का काम करता है, तो एल्बुमिन के सहारे ये जो ब्लड सर्कुलेशन से कहां एंट्री कर जाता है, लीवर में। कहां एंट्री कर गया, लीवर में। लीवर में it enters into the liver. Unconjugated bilirubin with the help of albumin carrier it enters to the liver. लीवर ही वो ऑर्गन है जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेट करेगा। अब यहां पे ये किस में बदल गया, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। किसकी मदद से, कंजुगेशन का मतलब क्या हुआ, कोई दो चीज आपस में ज्वाइन कर गई। क्या ज्वाइन कर गया इसमें, ग्लूकुरोनिक एसिड। तो ग्लूकुरोनिक एसिड जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के साथ ज्वाइन कर देता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया, अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया, अब ये जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो सकता है। अब लीवर जो भी ये बाइल के थ्रू, अब ये जो है ये बाइल पिगमेंट ही तो है, तो अब ये जो बाइल है ये कहां आकर के स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में। कहां पे, गाल ब्लैडर में। तो अगला नंबर आ गया गाल ब्लैडर का। गाल ब्लैडर में ये बाइल आकर के स्टोर हो गया। जब हम कोई भी फैट या ऑयल कंज्यूम करते हैं तो ये जो बाइल है गाल ब्लैडर से कहां पहुंच जाता है, हमारी आंतों में, हमारी आंतों में। और आंतों में जो बैक्टीरिया है, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, क्या, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, हमारी आंतों में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए बहुत ही मददगार होते हैं। वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए जब कभी किसी को एंटीबायोटिक चलती है तो चूंकि वो हमारे गट के जो आंतों के बैक्टीरिया को भी मार देती है, उनको बचाने के लिए प्रीबायोटिक भी डॉक्टर लोग लिखते हैं। तो इंटेस्टिनल जो बैक्टीरियाज हैं उनका काम क्या है, ये स्पेशली कहां पाए जाते हैं, इलियम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पाए जाते हैं, इलियम में। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, उसको क्या कर देते हैं, सबसे पहले डीकंजुगेट कर देते हैं। उसका जो ग्लूकुरोनिक पार्ट है, ग्लूकुरोनिक एसिड पार्ट है, उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसको फिर से इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर ये बैक्टीरिया जो है किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यूरोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन। और ये जो यूरोबिलिनोजन है इसका 80% मैक्सिमम पार्ट, 80% पार्ट
स्टर्कोबिलिन या स्टर्कोबिलिनोजन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो स्टर्कोबिलिन में भी कन्वर्ट हो जाता है और बैक्टीरिया भी इसको डायरेक्टली स्टर्कोबिलिन में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यूरोबिलिनोजन 80% जितना यूरोबिलिनोजन बैक्टीरिया ने बनाया था उसका 80% स्टर्कोबिलिन या स्टर्कोबिलिनोजन में ये बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि स्टूल को कलर देता है और स्टूल के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है और यही रिस्पॉन्सिबल है कि कलर ऑफ स्टूल के लिए, क्या कलर ऑफ स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कलर ऑफ स्टूल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो क्या आंसर हो गया, स्टर्कोबिलिन या स्टर्कोबिलिनोजन। जो 20% यूरोबिलिनोजन है ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है फिर ये लीवर को थ्रू एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू लीवर को ही पहुंच जाता है और वो फ्रेश बाइल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। कुछ पार्ट इसका 95% पार्ट तो इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन से फिर से रिसाइकिल्ड हो गया नया बाइल बनाने में और 5% जो यूरोबिलिनोजन है ये कहां पहुंच गया, किडनी में और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। यही जब ऑक्सीडाइज होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोबिलिन में। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ यूरिन के लिए, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कलर ऑफ यूरिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यूरोबिलिन, और कलर ऑफ स्टूल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टर्कोबिलिन। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म है बाइल पिगमेंट का कि कैसे बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्दिन बनते हैं। बिलिवर्दिन तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, इसका काम केवल क्या है कि रिड्यूस होकर के बिलिरुबिन बना देता है अनकंजुगेटेड फॉर्म, जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है और वो वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म एल्बुमिन की मदद से लीवर उसको जो है लीवर में एंट्री करता है और लीवर उसको फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन में ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ ज्वाइन करके उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जो कि फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वहां से हमारे आंतों में आता है और आंतों में जो हमारे आंतों के जो बैक्टीरिया हैं फिर उसको तोड़ देते हैं और तोड़ करके यूरोबिलिनोजन बनाते हैं और वो यूरोबिलिनोजन जो है मैक्सिमम पार्ट कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन में, जो कि कलर ऑफ स्टूल के रिस्पॉन्सिबल है और उसका 20% जो पार्ट है रिमेनिंग वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और उस 20% का जो 95% पार्ट फिर वो लीवर में रिसाइकिल होकर के नया बाइल बना देता है। 5% हमारे किडनी में जाकर के वो कलर ऑफ यूरिन यूरोबिलिनोजन जब ऑक्सीडाइज होकर के यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ यूरिन के लिए। ये है कंप्लीट मेटाबॉलिज्म किसका, बाइल पिगमेंट का। अभी मैंने बच्चों बताया कि जब बाइल पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन, स्पेशली बिलिरुबिन, क्योंकि बिलिवर्दिन तो उसका केवल एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय के लिए वो केवल बिलिरुबिन बनाने का काम करता है। तो मेन रोल किसका है, बिलिरुबिन का। तो जब बिलिरुबिन लेवल जब हाई हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं क्लिनिकली, जॉन्डिस। तो जो टोटल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 0.3 to 1 मिलीग्राम पर DL। टोटल बिलिरुबिन लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल बिलिरुबिन लेवल 0.3 to 1 मिलीग्राम पर DL, जिसमें जो
अनकंजुगेटेड, मान लीजिए वाटर इनसोल्यूबल, अनकंजुगेटेड, इसी को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट दोनों एक ही चीज है, अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट। जाहिर सी बात है कि अनकंजुगेटेड ही कंजुगेटेड बना रहा है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ज्यादा होगा। तो अनकंजुगेटेड जो है, जो बिलिरुबिन है वो कितना है, 0.2 से 0.7 मिलीग्राम पर डीएल। और जो कंजुगेटेड है इसी को डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, तो कंजुगेटेड कम होता है, कंजुगेटेड कम होता है, उसका जो लेवल है पॉइंट जो बचा 0.1 to 0.3 मिलीग्राम पर डीएल। तो और टोटल बाइल जूस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं कि टोटल जो बाइल बनता है हमारे लीवर में 400 से 800 ml बाइल पर डे हमारा लीवर बनाता है। तो अब आते हैं कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड, कौन सा बिलिरुबिन हमारे ब्लड में ज्यादा है, उसके आधार पर हम जॉन्डिस को भी 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कि यो प्री हिपैटिक है, मैंने बताया था पहले रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर किसका रोल आया, ब्लड सर्कुलेशन का, वो ब्लड सर्कुलेशन में अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो सर्कुलेट करता रहेगा, और फिर उसको एंट्री करने का जब मौका मिलेगा एल्बुमिन के साथ जुड़ करके लीवर में, लीवर के बाद वो गाल ब्लैडर में आया, गाल ब्लैडर के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो ये 5 इन्वॉल्वमेंट है बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में। तो ये अगर यहां तक, अभी ये तो अनकंजुगेटेड ही है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। कंजुगेट कहां हो रहा है, लीवर में, कंजुगेट कहां हो रहा है, लीवर में। तो प्री हिपैटिक मतलब लीवर के पहले, प्री हिपैटिक अगर जॉन्डिस अगर हम बोलते हैं तो सिंपल सा अपने आप समझ में आ गया होगा कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब क्या चीज इंक्रीज हुआ, अनकंजुगेटेड। अभी तो लीवर की बात नहीं, प्री हिपैटिक लीवर के पहले, मतलब कि आरबीसी, इसका काम क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, या जो है यहां एल्बुमिन की कमी हो गई और लीवर में एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि एल्बुमिन कैरियर का काम करता है, अनकंजुगेटेड को जो है लीवर में इंटर कराता है ताकि वो कंजुगेट हो जाए। तो अगर लीवर में एंट्री ना हो या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसे केस में कौन सा बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ेगा, अनकंजुगेटेड। तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस उसको बोलते हैं। तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस अभी मैंने बताया उसके 2 मेन काज हो गए, क्या कि जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए, आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए। ऐसा किस किस केस में होता है, सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, मलेरिया। क्या है, मलेरिया या सिकल सेल एनीमिया। इनमें भी बच्चों जो आरबीसी बनती है वो बहुत एफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा सिस्टम, हमारा बॉडी। सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया, जहां हीमोलिसिस, हीम मतलब आरबीसी ब्लड, हीमोलिसिस जो ब्लड सेल्स को नष्ट होना, लिसिस मतलब तोड़ना, हीमोलिटिक एनीमिया। और एक और एग्जांपल है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि यहां पे कंजुगेशन ही नहीं, लीवर में कंजुगेशन ही नहीं हो पाता, डिक्रीज्ड कंजुगेशन इन लीवर। तो ये चारों एग्जांपल्स है जहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जब होता है तो क्या बनता, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस का एग्जांपल है। दूसरा मैंने बताया कि जब डिक्रीज्ड अपटेक हो,
मतलब लीवर में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जा ही नहीं पा रहा, उसको एल्बुमिन नहीं मिल पा रहा कि वो कैरी करके उसको ले जाए। दूसरा अब आते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस मतलब लीवर में ही प्रॉब्लम है, लीवर इंपेयरमेंट जब हो जाए। उसके जो कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज, जो लोग एल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनका लीवर डैमेज हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज। या वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी, और हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी, चाहे वो ड्रग टॉक्सिसिटी हो या कोई और टॉक्सिन्स हो, ठीक है, वो लिवर को जो डैमेज कर रहे हो, तो हिपैटिक जॉन्डिस। तो यहां पर भी जब लीवर ही इंपेयर्ड हो गया और लीवर ही क्या करता है, कंजुगेशन, तो यहां पर भी क्या बढ़ा, दोनों ही केस में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल बढ़ा। इसको याद रखना है। तो अनकंजुगेटेड अगर बिलिरुबिन लेवल बढ़ा है तो हमको क्या सोचना है कि या तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है या तो लीवर इंपेयरमेंट हो गया है। तीसरा है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब है कि कंजुगेशन हो गया, कंजुगेशन हो चुका है, लेकिन कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है कि वो ना गॉल ब्लैडर में जा पा रहा और ना गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ पा रहा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इसमें क्या बढ़ा मिलेगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ऑब्स्ट्रक्शन का क्या वजह हो सकता है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, जीबी स्टोन, या कोई ट्यूमर हो जो कॉमन बाइल डक्ट को ही प्रेस कर दे, कोई ट्यूमर जैसे पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया, या गॉल ब्लैडर का ट्यूमर हो गया, या कोई लीवर का ही बड़ा ट्यूमर हो गया कि जो है उसके पैसेज को ही प्रेस कर दे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे। तो ट्यूमर हो या गॉल स्टोन हो, ये प्रेस अगर कर दे रहा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे रहा है कि वो बाइल को ना तो गॉल ब्लैडर में जाने दे रहा है या ना तो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने दे रहा है, तो ऐसे केस में कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो ये बच्चों मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। अब स्पेशली हम आते हैं यूरिया का एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब अपने जो टॉपिक है उस पे आ जाते हैं, किडनी के बारे में। यूरिया को बाहर कौन निकालता है, किडनी। 160 को कौन बाहर निकालता है, किडनी। जो वाटर सोलुबल विटामिन है उनको कौन बाहर निकालता है, किडनी। तो उसको डिटेल से देखते हैं कि उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। किडनी जो सिस्टम है उसको अच्छे से समझते हैं।